तो रैंसमवेयर ये है कि आपका कंप्यूटर हैक हो जाएगा, हार्ड डिस्क आप रिट्रीव नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस आप पे करोगे रैंसम। किडनैप में रैंसम होता है, वैसे इसमें रैंसम पे करोगे। तो वही हुआ था पूरा यूरोप में 2017 के आसपास में, इसे वाना क्राई नाम है। तो G20 ट्राउका जिसको बोला जाता है, इंडोनेशिया था, फिर इंडिया, फिर ब्राजील, वही ब्राजील में होगा G20। डीपीए क्या है मानसी यहाँ पर? DPI is Digital Public Infrastructure. ठीक है। वो भी प्रायोरिटी है एक तरह से डिजिटल इकोनॉमी के लिए। ओपन सोर्स कोड, ओपन सोर्स को क्या होता है? ओपन सोर्स ये होता है कि जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, अगर वो कोई बग स्पॉट कर पाते हैं तो वो उसको चेंज कर सकते हैं, तो इट कैन इम्प्रूव। अवेलेबल है मतलब ओपन। ठीक है। तो इंडिया में जो इलेक्शन होने वाला है 2024 में, तो उसका क्या क्या मुद्दा हो सकता है मानसी, तुम्हारे अकॉर्डिंगली, एज अ पॉलिटिकली अवेयर? सी, अब इलेक्शंस की बात करें तो वोट बैंक पॉलिटिक्स तो होगी, बट जो ब्रॉडर आई वुड से कि एरियाज होने चाहिए, एक तो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जॉब्स क्रिएशन की बात की जाएगी। ये बोला जाएगा कि आफ्टर कोविड-19 हाउ वेल द इकोनॉमी वाज हैंडल्ड, हमारे रिकवरी रेट की बात की जाएगी। देन मेक इन इंडिया कैंपेन की बात की जाएगी, सेल्फ रिलायंट इंडिया की जो बात हो रही है। उसके अलावा आई थिंक ये मेजर एरियाज जो हम बात करते हैं ना, यही। कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म, कि आप हम्म। सब फ्रीबीज, कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म कितना अच्छा वर्ड है, इसको लिख लेना एक बार। तो ये हर एक स्टेट चाहेगा, हर एक स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी, सब पॉलिटिकल पार्टी चाहिए कि लोग को ओपीएस दे, ओल्ड पेंशन स्कीम हो गया या फ्रीबीज हो गया, बस टिकट फ्री, ये सब कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म। टारगेटेड क्रैश से लेकर के फ्रीबीज, या स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्कीम भी हो सकता है। अयोध्या टेम्पल हो गया, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर पीओके 370, वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ बोर्ड हम्म। को देखने वाला, राम जन्मभूमि हो गया, कृष्ण जन्मभूमि हो गया, काशी विश्वनाथ टेम्पल, फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, रोड रेलवेज, ये सब बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स, सर्वे कास्ट सर्वे हर एक जगह पे उसके हिसाब से। फिर रिफॉर्म क्या क्या किया जाए, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का बात किया जाएगा, एग्रीकल्चर हो गया, बैंकिंग हो गया, आने वाले समय में बात हो रहा है कि जुडिशियल रिफॉर्म का हो गया, एग्रीकल्चर फूड, फर्टिलाइजर सब्सिडी, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, तो भारत फर्टिलाइजर्स का बात होता है, तो वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन का बात होता है, वन नेशन वन राशन कार्ड का बात होता है, ऐसे करके सब, बिल लिमिटेशन, 30% कोटा विमेन, तो इतने सारे इशू। इफ यू हैव कोल्ड, कैसे पता लग सकता है कि ये नया कोविड स्ट्रेन है कि बस ठंड है आपको? तो वही बात, फर्टिगनेस है, सोर थ्रोट कफ, ये न्यू सिम्टम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लेस इंटेंस एक्यूट इन्फेक्शन है एक तरह से देखा जाए तो, अगर पहले से कोमॉर्बिडिटीज है, मतलब कि ऑलरेडी, या फॉर एग्जांपल कोमॉर्बिड मतलब होता है कि ऑलरेडी अगर डिजीज बहुत ज्यादा है, सीवीडी है या फिर कैंसर है, एचआईवी एक्सेट्रा, तब फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो, तो वह रनिंग रोज, बॉडी एक, फीवर एक्सेट्रा नॉर्थ इंडिया में। तो लिखा हुआ है कि इंडिया रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट अवर्टेड हैवॉक इन ग्लोबल ऑयल मार्केट। If India had not imported Russian oil into the India, which may have been a big number of 1.9 billion barrel per day, that deficiency would have created a havoc in crude oil prices, and prices would have shot up by 30 to $40। ये रिपोर्ट बताता है पार्लियामेंट में।
क्योंकि अभी जो मार्केट में डिमांड है इट इज 100 मिलियन बैरल, और ओपेक कंट्रीज चाहते हैं कि हमेशा कम कर दे प्रोडक्शन, क्योंकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस तभी हो सकता है। इसलिए दाम बढ़ जाता है, हमेशा 120 130 पहुंच जाता है कभी कभी। तो वो दिखाता था कि इंडिया को कैसे एक प्रेफरेंस ट्रीटमेंट मिला फ्रॉम द रशिया ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेक्स्ट, इंडिया हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो एट 10% एनुअल रेट, बट लैंड लेबर रिफॉर्म आर इम्पोर्टेंट। तो इससे कंसर्न है मनसी, बताओ इम्पोर्टेंट रिफॉर्म जो आ सकता है लैंड और लेबर से रिलेटेड। लैंड और लेबर से रिलेटेड एक तो जो हमने बात करी, ठीक है, एक दिल्ली में, वो तो दिल्ली स्पेसिफिक एग्जांपल हो जाएगा। लैंड पूलिंग पॉलिसी की हम बात करते हैं, रेगुलराइजेशन ऑफ द कॉलोनीज, या इवन जो रूरलाइज अर्बनाइजेशन ऑफ द रूरल एरियाज हम दिल्ली में बात करते हैं। इसमें लैंड रिफॉर्म्स की बात हो जाएगी, जो मार्शल फार्मर्स हैं उनका एस्पेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, लैंड लॉजिस्टिक्स टाइटल, लैंड टाइटल को दे, सेक्टर, पीएम संविता वाला हो गया। डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो ये सब एस्पेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में या लैंड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में वो लैंड प्रोडक्टिविटी को हम कैसे और इंक्रीज कर सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट है, प्लस लेबर प्रोडक्टिविटी। मूविंग टू नेक्स्ट सेक्टर, अगर हम बात करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो एक हम बात करते हैं जनरली, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ। इसमें लॉजिस्टिक सेक्टर का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि वी आर सीइंग कि ऑफ लेट द कॉस्ट इज ऑल्सो बीन रिड्यूसिंग। सो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम बात करते हैं कि जब इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो होती है, तो उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट पूरी इकोनॉमी में रहता है। तो अगर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कहीं ना कहीं और कम हो जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा और कम हो सकता है इन टर्म्स ऑफ द इनपुट कॉस्ट। सो दैट्स देयर। और मतलब वो ये टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गया, उनका रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। एक फर्स्ट एस्पेक्ट रुपी, हम खाली फर्स्ट, टेक्नोलॉजी की बात। ठीक है। First rupee payment for the oil to UAE. India looks for more deals. No target says official. So India first ever payment in rupees for crude oil purchase from UAE is helping the world third largest energy consumer push for taking the local currency global. तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपीज का बात करते हैं, तो इंडिया धीरे धीरे उस पर फोकस कर रहा है हर एक का। तो इंडिविजुअल कंट्री के साथ डील साइन कर रहा है, रुपये हो गया है, रुपी और लोकल दिरहम, रुपी रूबल ट्रेड, ऐसे बात होता है। हाँ, तो इसमें एक एग्जांपल इसका हो गया। मीरा भाई चानू, ये मासिक घंटे का फाइनेंशियल एक्सप्रेस। ओके आशिक। allow me screen sharing. हम्म, ओके सो ये कल वाला ही न्यूज़पेपर, आज वाला नहीं है। कल वाला ही शेयर कर रखा है ग्रुप पे। यू कैन पॉज द रिकॉर्डिंग आशिक। 25th। So certificate of deposits हमने बात करी थी in the GS3 economy series also. So cash squeeze, it takes the CDs sales to 7-year high. So banks, they are hesitant to hike the deposit rates at the same time. So hit by a liquidity squeeze, banks, they have raised nearly this much amount of money through the certificate of deposits. मतलब banks इनको issue करते हैं the certificate of deposits, और बैंक के पास पैसा आ जाता है। तो in the fortnight which is ended because of the liquidity crisis, तो हम नहीं बोलेंगे, but liquidity crunch एक हम word use कर सकते हैं, या reduction in the liquidity in the economy। तो एक ये लाइक शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर बैंक को पैसा रेज करना है, तो दिस इज देयर।
एंड 7 ईयर हाई अगेन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम बात करते हैं सीडीज की, तो दे आर ऑल्सो बेटर प्लेस्ड। सो इसमें वी कैन से कि इतना मेजर इशू नहीं है पैसा रेज करना थ्रू दिस। सो लिक्विडिटी डेफिसिट इन द बैंकिंग सिस्टम इज एट एन 8 ईयर हाई। सो इसीलिए लाइक यहाँ पे लिक्विडिटी इट इज टाइट इन द बैंकिंग सिस्टम, डिपॉजिट ऑफ द बैंक दे आर ऑल्सो ग्रोइंग एट 12%। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर लिक्विडिटी टाइटनिंग हो रही है और डिपॉजिट्स अगर कम हो रहे हैं, बट जो ट्रेंड है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर्स, तो डिपॉजिट का जो ट्रेंड है दैट इज 12%, सो विच इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर। क्योंकि अगर डिपॉजिट्स भी इंक्रीज नहीं होंगे, लिक्विडिटी क्राइसिस भी चलती रहेगी, तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि क्रेडिट ग्रोथ एट द सेम टाइम हायर है कंपेयर टू द रेट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। तो क्रेडिट डिमांड या ग्रोइंग एट 16 to 17%। तो इसलिए एक ये फैक्टर जो गैप हो गया इन दोनों के बीच में, उसकी वजह से भी लिक्विडिटी डेफिसिट हो रहा है। And higher credit growth amid the lower deposit growth, that is creating pressure on the banks to mobilize funds from the money market. So the certificate of deposits is an example of money market. So Oshik, can you exactly specify one main and minor या जो major difference है between money market and capital market? मनी मार्केट में 1 ईयर के पहले जो होगा मैच्योरिटी वो मनी मार्केट में आएगा, और 1 ईयर अब कैपिटल में आएगा। हाँ ठीक है। So this is important. सीबीडीसी हम बात कर चुके हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो यहाँ पे कॉइन्स भी होंगे डिजिटल फॉर्म में, बात करी थी। आत्मनिर्भर गुजरात, सो वी हैव इम्प्लीमेंटेड कंट्रीज फर्स्ट डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी कमिटमेंट फॉर आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गुजरात विल बी रियलाइज्ड बाय दिस पॉलिसी। The state specific oil markets, they may remain volatile next year also. So this is one of the major concerns globally and specifically for India also, because we are seeing कि even जो हमारा import है of the crude oil, that is not stagnant at one level, although that is at very high level, so it is increasing also at the same time. So that's why we always talk about green energy transition or looking for a sustainable and alternative fuel, सो दैट हमारी क्रूड ऑयल इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस कम हो सके। एंड अगेन दिस इज प्रॉब्लमैटिक थिंग ऑल्सो, क्योंकि इसके वजह से जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंक्रीज होता है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी होती है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है पूरी ओवरऑल इकोनॉमी पे। देन दिस आई वुड टेक इन डिटेल इन टाइम्स ऑफ इंडिया, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है बाय द गवर्नमेंट। सो जीएसटी रेवेन्यूज रोबस्ट, जब हम जीएसटी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो सस्टेन्ड बायंसी इज व्हाट वी आर सीइंग इन टर्म्स ऑफ द e-way bills which are being generated, and even in terms of active taxpayer also, we can say number has increased. It is consistently increased over time period from April 2018 till 2023. So active taxpayers, we should have a rough idea, it is at 13.9 million. एंड इन टर्म्स ऑफ जो रेवेन्यू जीएसटी मंथली रेवेन्यू है, तो यहाँ पे वी आर सीइंग दिस इज द ग्राफ, तो दिस इज ऑल्सो ग्रेजुअली मूविंग अपवर्ड। सो इट इज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर इट वाज 1.68 लाख rupees, lakh crore rupees, sorry. So any recast should aim at expanding the tax base and improving the credit flows. So tax base और widen हो सकता है in the coming future. तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगेन आईजीएसटी और जो स्टेट डेवल्यूशन ऑफ फंड है, उसमें हमने कल बात करी थी कि स्टेट्स का शेयर शुड बी इंक्रीज, इट शुड बी चेंज्ड ऑल्सो, ऑल्दो सम स्टेट्स के लिए सेम नहीं होना चाहिए, बट इट शुड बी चेंज गिवन कि स्टेट्स में से जो कंसर्न्स है, जो इश्यूज वो रेज कर रहे हैं कि उनके पास मतलब सफिशिएंट रेवेन्यू नहीं है। So service and not the power, which is at the center of good governance. So if welfareism and the services, that is important. So Maharashtra, it is number one in FDI. मतलब सबसे ज़्यादा FDI अगर इंडिया में आती है, that is in the state of Maharashtra. And Maharashtra is also known as the finance capital also. So undisputed industrial powerhouse है of the country. We should again have a rough idea कितना FDI आ रहा है. So 1,83,924 crore rupees
is the amount of FDI this year which has been received between April and March in Maharashtra. And ये यही है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है दे लुक फॉर कि कितना ईज ऑफ गवर्नेंस है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, कितनी वहाँ पे अगेन द साइज ऑफ मार्केट क्या है एंड लेबर पॉलिसीज कैसी हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर है, चीप एंड स्किल्ड लेबर एट द सेम टाइम. So the Department for Promotion of Industries and Internal Trade, that is also an important अगर stakeholder की बात करें. So banks or fintech का tie-up, it is going to surge and strengthen more. So new age firms, they bank on the traditional lenders for the funds. तो इवन जो फिनटेक कंपनीज हैं मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है, बट बैंक जो हम कन्वेंशनल सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज की जो बात करते हैं तो पहले बैंक्स की बात करते हैं, बट मॉडर्न अगर सेंस में कंटेम्प्रेरी फॉर्म में बात करें तो फिनटेक कंपनीज ऐसी आ रही है, लाइक पेटीएम इज अ फिनटेक कंपनी. अब इजीली पेमेंट कर सकते हो थ्रू यूपीआई ऑल्सो. एक तरीके से वी कैन से कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है फॉर मेकिंग द प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग द पेमेंट्स. तो फाइनेंस प्लस द टेक्नोलॉजी, सो ईज ऑफ मेकिंग पेमेंट्स हैव बीन इंक्रीज्ड विद द more fintech companies coming up in India. Like Amazon के थ्रू भी आप पेमेंट्स कर सकते हो, इवन व्हाट्सएप के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो. तो these are examples of all the fintech companies. So यहाँ पे एक important aspect regarding the fintechs is their regulation. बिकॉज अगेन वो जो स्टैंडर्ड और जो कन्वेंशनल रेगुलेटरी मेजर्स है वो एग्जैक्टली फिनटेक कंपनीज को फिट नहीं होगी. जैसे बैंकिंग के लिए वी हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस, लाइक बेसल नॉर्म्स ऑफ फिनटेक के लिए नहीं एग्जैक्टली कर सकते हो. So RBI is also tightening the scrutiny in the recent years as far as the fintech is concerned. तो बैंक और fintech के थ्रू क्या हमें मेजर बेनिफिट्स हो सकते हैं? देयर कैन वी कैन से कि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है या अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज है, द लास्ट माइल दैट कैन बी इम्प्रूव्ड, एफिशिएंसी ऑफ पेमेंट्स या the financial system that can also go up, and cost of making payments can go down. With this we can say ease of payments, yeah, the speed with which you can receive and make payments, that can also go up. And यहाँ पे हम credit की भी बात कर सकते हैं, easy availability of credit. So new age lenders, they have been asked to get NBFC license. तो fintech को हम बात करेंगे, non banking financial company license होना important है. And apart from this, एक ये एस्पेक्ट भी है कि एनबीएफसीज और जो फिनटेक्स है दे प्रेफर टू बोरो फ्रॉम द बैंक्स अमिड द प्रिवेलिंग टफ एनवायरनमेंट टू अटेन इक्विटी एंड द डेट कैपिटल. तो आज के टाइम में उनके लिए अभी इनिशियली इक्विटी और डेट कैपिटल रेज करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए वो लोन के फॉर्म में बैंक से पैसा बोरो कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट से पैसा रेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है एनबीएफसीज के लिए. So co-lending may rise and fintechs they're likely to focus more on priority sector loans. तो एक ये बेनिफिट हो सकता है फिनटेक्स का, प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स में इन सेक्टर्स में और फोकस कर सकते हैं. सो करुणा, कैन यू नेम सम प्रायोरिटी सेक्टर्स फॉर इंडिया? प्रेरणा. प्रायोरिटी सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी या फिर एजुकेशन बोल सकते हैं, एमएसएमई. एमएसएमई, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल्स, ठीक है. प्रायोरिटी सेक्टर्स वो सेक्टर्स मतलब कि जहाँ पे क्रेडिट इतना इजीली नहीं दिया जाता है बाय द बैंक्स, वो नहीं देना प्रेफर करते हैं उन सेक्टर्स को, क्योंकि वहाँ पे देर आर वी कैन से कि जो क्रेडिट वर्दिनेस है द बोरोवर्स उस पे थोड़ा सा बैंक्स डू नॉट हैव सो मच ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, या वहाँ पे जो एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट्स इन ऑर्डर टू रीपे द लोन वो थोड़ा कम है. तो दैट इज वाई वी हैव स्पेसिफिक प्रायोरिटी सेक्टर्स इन इंडिया कि उनको इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट होना चाहिए. So credit growth rural India में stays stagnant, and when we talk about feminization of agriculture, we always talk about कि जो फीमेल या वुमेन फार्मर्स हैं उनको फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट अवेलेबल नहीं होते. तो एक ही उसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रूरल क्रेडिट. जब हम बात करते हैं तो शेयर ऑफ बैंक क्रेडिट टू द रूरल एरियाज इट वाज अराउंड 7.7%. So it is although increased since 2018, reflecting a less than a percentage point improvement over a 5-year period. तो 5 साल में इनसे negligible improvement हुई है.
और in contrast, metro cities, they continue to dominate the credit landscape. So their share, we can say it is around 62%. So agriculture, low paying credit proposition because lending rates they're fixed by the government. तो बैंक्स के लिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि जिस इंटरेस्ट रेट पे आप लोन्स दोगे फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, वो इंटरेस्ट रेट बैंक्स फिक्स नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट फिक्स करेगी। तो वहाँ पे बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है कि बैंक्स क्या इवन जो लेंडिंग कॉस्ट है क्या उसको कवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा विद दैट इंटरेस्ट रेट, तो वो भी एक यहाँ पे इशू है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो फिनटेक की हम बात कर रहे थे या मेडटेक, मेडिसिन या मेडिकल साइंस प्लस टेक्नोलॉजी। सो मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर एक इसेंशियल और इंटीग्रल कॉन्स्टिट्यूएंट है। एंड यहाँ पे हम ये भी बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नैनो कार्बन ट्यूब्स, ये सब एग्जांपल है मेडटेक का ऑफ डिफरेंट वी कैन से टेक्नोलॉजी विच इज कमिंग अप इन मेडिसिन। जेनेटिक्स की हम बात करते हैं, क्रिस्पर कैस9 इज अ टेक्नोलॉजी। इंडिया में कोई लीडिंग कंपनी है मेडटेक में? हाँ, मेडटेक में एग्जाम्पल होगी कंपनी, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट अभी एग्जैक्टली कोई कंपनी का नेम। सो मूवमेंट ओवर दिसंबर जॉनसन एंड 2020। जॉनसन। हाँ, जॉनसन एंड जॉनसन मेडटेक में क्या मतलब व्हाट रिफॉर्म और व्हाट न्यू इनोवेटिव आइडिया दे हैव प्रपोज्ड? मेडिकल डिवाइसेस के लिए। हाँ, बट उसमें टेक्नोलॉजी कहाँ है मेडटेक में? ओनली मेडटेक कंपनी ऐसा कोई हम बात कर रहे हैं ना। So, movement over December 2022 and October 2023 shows RBI may have been trying to keep the rupee weak. So, ये ऐसा एक possibility लग रही है। So, is IMF right on the rupee? जो IMF ने concerns raise किए हैं कि RBI's intervention या RBI क्या exchange rate जो है rupee versus dollar क्या उसको manage कर रहा है कि नहीं कर रहा है। So, यहाँ पे we have दिस आर्टिकल डेडिकेटेड ऑन दैट। जो इसका बैकग्राउंड इशू है वो हम देख चुके हैं, बट ये देखने वाली बात यही है कि क्या इज इट रियली मैनेजिंग और नॉट, या क्या हम जानबूझ के आरबीआई कोशिश कर रहे हैं कि रुपी को हम वीक रखें क्योंकि उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंक्रीज हो सकती है। So what we can do given ki exchange rate are also getting more volatile. So RBI can set a minimum volatility level to ensure कि Indian companies they can make a sound decision on the risk management also. So ये कहीं ना कहीं even जो volatility in exchange rate है ये FDI inflow को भी impact करता है। तो अगर एक जैसे inflation targeting के context में हमारे पास एक band है of inflation की इसी range के अंदर होना चाहिए, so even for the exchange rate also we can have this so that even जो FDI investors inflow है जो companies हैं they are able to actually trust कि exchange rate इसी level में रहेगा। And exporters too they are unable to forget the tasty premiums the past। so ये कुछ पहले की बात हो रही है, पहले जो issue था। RBI needs to remember its primary job is to create a sound market for risk management। so ये कुछ areas है। तो कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स अगेन ये वो IMF एंड एक्सचेंज रेट वाला इशू है। 2011-12 बेस ईयर है हमारे नेशनल अकाउंट्स का, आउटडेटेड सेज IMF। सो IMF ने बोला एक पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स के जो हमारा बेस ईयर है 2011-12 वी नीड टू रिवाइज इट लेटेस्ट या थोड़ा इट शुड बी मोर क्लोजर टू 2023। So GDP should be rebased as soon as feasible। So again अगर GDP के लिए या जो हमारा अभी करंट बेस वो 2011-12 है, तो बेस रेट की जब हम बात करते हैं तो क्या फैक्टर्स है, ऑन व्हाट बेसिस डू वी एक्चुअली डिसाइड कि ये ईयर बेस रेट हो सकता है? औशिक, कि वोलेटाइल कम होना चाहिए उस बेस में, प्राइसेस हाँ का वहाँ पे बाकी सब हाँ इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए, कोई होना ऐसा चाहिए। इकोनॉमिक
हाँ, इकोनॉमिक क्राइसिस वाली सिचुएशन ना हुई हो, ऑफ। मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी हो। हाँ और वैसा कुछ जो एक बोलते हैं ना कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो ग्लोबल हम्म क्राइसिस भी उस समय में नहीं होना चाहिए। ओवरऑल वही बात है कि स्टेबिलिटी होना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब 2020 को हम नहीं कंसिडर करना प्रेफर करेंगे हाँ बेस ईयर, क्योंकि हाँ। कोविड-19 था, तो उस टाइम पे जो हमारी ट्रू इकोनॉमिक सिचुएशन है वो उस टाइम पे नहीं थी ड्यूरिंग दैट ईयर। So 61% of India's 25 and above population, they have at least primary education, vis-a-vis 71% for MC peers. And agriculture still accounts 43% of the country's total workforce, despite a large exodus. So ये latest data हम ले सकते हैं, 43% of workforce still agriculture sector में engaged है. And apart from this, इंडिया की ग्रोथ पर उन्होंने और क्या बोला, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अबव 6% in next 5 years. So when we say कि can India overtake China, so or can be a good competitor to China, so then we say कि 8% of annual GDP growth is a must. So हमारा प्राइवेट कंजम्पशन भी ग्रो हो रहा है, जो मोमेंटम की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन ड्रिवन प्रोडक्टिविटी गेन्स आर ऑल्सो विजिबल एज वी से कि कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है इंडिया. So private sector consumption, private final consumption expenditure, ये actual एक जो technical term economy हम use करते हैं. And fastest growing economy है, bright spot है, this we have seen. टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर्स की वजह से वी आर सीइंग समवेयर अनइवन ग्रोथ डिफरेंट सेक्टर्स में. एंड कहीं कहीं पे वी आर सीइंग कि मैनी वर्कर्स दे आर स्टिल एम्प्लॉयड इन द लो प्रोडक्टिविटी जॉब्स. तो एग्रीकल्चर एक ऐसा एग्जांपल है, इनफॉर्मल जॉब्स, इनफॉर्मल सेक्टर हम ऐसी बात कर सकते हैं कि दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस. एंड सो हमारी वर्कफोर्स अभी करंटली कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बिटवीन 1995 एंड 2019 जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन हुई है बाय 17 मिलियन. बट डिस्पाइट दैट 43% ऑफ द वर्कफोर्स इज स्टिल इन द एग्रीकल्चर, तो एक ये इंपॉर्टेंट है. ऑन दी अदर हैंड एम्प्लॉयमेंट अगर कंस्ट्रक्शन और ट्रेड में बात करें तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है. And relatively low productivity industries, they have showed very limited catch up with the technological frontier. And manufacturing की बात करें तो it has added 15 million jobs and employment in these services have increased by 13 million. So सबसे ज़्यादा we can say कि jobs increase हुई हैं construction sector में. So we can go ahead with reforms जहाँ पे we see कि we are reallocating the workers from the low value added jobs, particularly agriculture, to higher value added jobs in manufacturing and services over the coming decade. So we say कि we require this structural shift in our workforce. So employment, when you compare it with the pre-pandemic level, it has crossed those levels, but it is dominated by the informal sector. So formalization of economy, formalization of jobs, which would be easier if we are again focusing upon skilling the workforce, demographic dividend. I think now we can take up the Hindi newspaper. Ashik, you can share that. दिव्या। ये शोषी ये लो। ये है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में जब स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है तो उसके आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस ट्रेनी का जो सर्टिफिकेट बनता है वो ये नहीं है कि जहाँ पर जिस राज्य में या दिल्ली में या जहाँ पर एक केवीएस स्कूल है उसी का होना चाहिए, वो किसी भी राज्य का चल सकता है. बस ये है कि उस प्रमाण पत्र पर तहसीलदार लेवल के साइन होने चाहिए जिससे कि वो सभी राज्यों में और हर जगह पर लागू होगा. इसकी वजह से ईडब्ल्यूएस या फिर किसी और भी आय के अंदर जो आते हैं उनको रोका नहीं जा सकता एडमिशन. ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो जिनकी सालाना आय 8 लाख
या 8 लाख से कम है, वो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी के अंदर रखी गई। ये कि ग्रामीण बाजारों में पहुंचने की मुश्किल, यहाँ ये बताया गया कि अगर हम इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो 140 करोड़ है, जिसमें से 70% ग्रामीण राज्यों में रहती है। तो ग्रामीण राज्यों तक, बाजारों तक कनेक्ट करना बहुत ज्यादा किस लिए जरूरी है, क्योंकि उसके साथ साथ डेवलपमेंट और जो और एरियाज है वो भी कनेक्टेड है। कि अगर हम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हिसाब से उनकी डेफिनेशन देखें कि ग्रामीण क्षेत्रों की क्या डेफिनेशन है, क्या उसके अंदर आएंगे, तो उन्होंने कहा है जिस एरिया में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हो, या फिर जहाँ पर कोई काम की ज्यादातर संबंधित लोग कृषि पर निर्धारित हो, तो वो ग्रामीण एरिया के अंदर आएंगे। और रिजर्व बैंक की श्रेणी के अंदर माने तो इनके अनुसार है कि उन 49,000 आबादी का क्षेत्र जो कि ग्रामीण एरिया में आता हो, और जो ज्यादातर कृषि के ऊपर, मछली पकड़ने में, बर्तन बनाने में, इस तरह के कार्य कामों से संबंधित हो, वो ग्रामीण श्रेणी के अंदर आएंगे। तो इसको किस तरह से शहर के साथ संबंध कनेक्ट किया जाए, और किस तरह से ग्रामीण बाजार को जो उपलब्धता मिलनी चाहिए उनको जोड़ा जा सके, किस तरह से जो उनका क्रम है, जो काम करते हैं, वो मौसम के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहता है, क्योंकि वो कृषि के ऊपर ज्यादा आधारित है। तो उस वजह से जितना फायदा उन्हें होना चाहिए, जो जो फसल के चक्र टूटना चाहिए वो नहीं होता, और उसकी वजह से उन्हें नुकसान भी होता है। उस चीज को किस तरह से सही किया जा सकता है और डेवलपमेंट की तरफ जाया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से शहर और गांव जुड़े हुए हैं, तो हम देखते हैं जो शहरों में फसल होती है, या फिर जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, या फिर जो मछली पालन होता है, सिलाई होती है, या फिर और जो तरह की चीजें होती है, वो सब गांवों से शहर में आती है। लेकिन जब गांव से शहर में जाकर वो चीज महंगे प्राइस में बिकती है, और गांव के गांव में वो चीज कम में बिकती है, या फिर वो चीज बर्बाद हो जाती है, क्योंकि सुविधाएं नहीं है आने जाने की, उस चीज को स्टोर करने की, और है तो वहाँ उतनी जगह नहीं है, या फिर बहुत छोटी जगह में है। तो उस चीज को किस तरह से सुधारा जाए। जैसे हम देखते हैं कि उड़ीसा में शिल्प कार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जब दक्षिण इंडिया की बात करते हैं तो वहां पर जो अलग अलग प्रकार के काम है उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो उनको किस तरह से जोड़ा जाए ताकि संचार के माध्यम से भी जुड़ सके, जो इंटरनेट है उसको भी पहुंचाया जा सके, जो बिजली है उसको भी उनके साथ कनेक्ट किया जा सके, तो इन सारी सुविधाओं को गांव तक पहुंचाया जा सके और उनकी आय को बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए क्या क्या चीजें की जानी चाहिए, उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो जीडीपी में भी इंक्रीज होगा। उसके साथ उसको किस तरह से कनेक्ट किया जाए। ठीक, ये ले लो एक बार गलत मेज। यह है कि स्वाभिमानी लोग किसी की आश्रय पर नहीं जीवित रहते, वे सहारा अवश्य मांगते हैं पर अपमानित कभी नहीं होना चाहते। टोरी। हम्म मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट का बात हो रहा है यहाँ पर, वहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की बात हो रहा है, विमेन का भी बात हो रहा है कि जो लोग डिपेंडेंसी पे रहते हैं वो स्वाभिमानी नहीं है, स्वाभिमानी स्वाभिमानी नहीं है। हाँ, तो मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट का यहाँ बात हो रहा है मानसी। कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जिनके अंदर होते हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते पूरी तरह से। हाँ वो ये सोच सकते हैं कि वो हमें थोड़ी बहुत मदद करे, या उनकी मदद की वजह से हम और चीजें करें। लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि अगर कोई हमारी हेल्प कर रहा है तो उसे हम हमारा अपमान करने की वो दे रहे हैं, कि वो हमें गलत बोले या किसी भी तरह से हमारा अपमान करे। उस चीज को नहीं स्वीकार करते। हम्म। ठीक। ये मेमोरी के रिगार्डिंग है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि अल्जाइमर से रिगार्डिंग, और ठीक। डिसमेंशिया की किस प्रकार वर्ड्स को देखने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर एच पायरोलिया नामक एक जीवाणु है जिसकी वजह से इस तरह की संक्रमण से अल्जाइमर दिक्कत। का खतरा बढ़ जाता है। हाँ। तो अगर दुनिया भर में देखे तो 55 मिलियन यानी कि 5.5 करोड़ लोग इस चीज से के शिकार हैं। मस्तिष्क न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित है। हाँ। इस रोग और में ये रोग इस मस्तिष्क में कुछ प्रोटीन जमा होने लगते हैं, समय के साथ मस्तिष्क सिकुड़ जाता है और जिससे कोशिकाएं अंततः मरने लगती है। मरने लगते अल्जाइमर हैं, रोग डिमेंशिया का सबसे आराम कारण है ये।
आम कारण यही है, इस वजह से भी। तो इसमें ये इंटेस्टाइन से याददाश्त, क्या सोच, affect करता है ब्रेन को? गट हेल्थ का बात हो रहा है यहाँ पे। अल्जाइमर जो जीवाणु है वो वहीं पे मिलता होगा ना, 2/3 हम्म लोगों के पेट में पाए जाने वाले एक सामान्य जीवाणु अल्जाइमर, जो अल्जाइमर है उससे भी ये कनेक्टेड है, तो इसलिए इन्होंने दिया हुआ है कि वहां से, और जो एच पायरोली है इसके संक्रमण से अल्जाइमर पर खतरा बढ़ता है, तो दोनों चीजें कनेक्टेड। आईपीएल में पहुंचने वाले पहले आदिवासी खिलाड़ी। तो ये दिखाता है कि जो आईपीएल है वो बिजनेस तो है ही, साथ ही साथ जो प्रमोशन ऑफ टैलेंट एट अ ग्रास रूट लेवल भी है। ट्रैवल के लिए भी इक्विटी भी प्रमोट करते हैं एक तरह से, सही बात है कि दूर दराज इलाके से भी लोग खेलने आते हैं। द प्रमोशन ऑफ द एंड मेरिट। अल्जाइमर से रिलेटेड डेटा है कि अभी 5.3 मिलियन पीपल 60 इयर्स से जिनकी ज्यादा एज है वो सफर कर रहे हैं, एंड ये जो नंबर है ये 2050 तक 14 मिलियन। तो इसमें डिमेंशिया और अल्जाइमर में क्या डिफरेंस है? ये सेम ये है क्या? ये कल ये थे करुण ना, डेमेंशिया अल्जाइमर में क्या डिफरेंस है। डेमेंशिया एक ओवरऑल बीमारी हो गया, और अल्जाइमर एक पार्ट ऑफ द बीमारी है, मतलब कि उसी का एक पार्ट है, डेमेंशिया का पार्ट है। ऐसे जब हम लोग बात करते हैं डेमेंशिया का, तो डेमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है सबके लिए, न्यूरोलॉजिकल डिजीज के लिए। और अल्जाइमर हो गया कि स्पेसिफिकली कि मेमोरी लॉस हो रहा है वो अल्जाइमर। ठीक है, मतलब डिमेंशिया जेनरिक टर्म है। हाँ, न्यूरोलॉजिकल डिजीज के। ये ले लो। यहाँ पर ये है कि किस तरह से 2023 में जो जो भारत की उपलब्धियां हैं उनको बताया गया कि G20 के नेतृत्व के बाद किस तरह से जो सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं उनको अचीव करने में, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में, डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए, और जो जलवायु जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस किस तरह से उसके लिए जो टारगेट रखे गए हैं और उन पर जो काम किया गया है उनके विषय में 500 बताया गया है गीगावाट। कि हाँ, तो कि एनर्जी का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा लाइफ मिशन स्टार्ट कराए गए हैं। ये ले और लो। हम्म, हाँ, ये ले राजद्रोह, देशद्रोह, टेलीकम्युनिकेशन बिल और भारतीय न्याय संहिता में डिफरेंस है। पुराने वाला आईपीसी में, सीआरपीसी में और अभी वाले में वो हो चुका है एक बार, एक्ट बन चुका है, तो पूछ सकते हैं यूपीसी में। मानसी। I think we can continue in next session. 1 minute is left. ठीक है।